नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। उधर मोदी शाह की वक्फ पर ऐसी तैयारी पूरी कि इधर ईद पर कहां कहां बवाल मच गया, आज आपको दिखाऊंगा। कहीं छत से पत्थरबाजी, कहीं घर में ही ठोक देने की धमकी। ईद पर किसके इशारे पर गदर मचा, आज इसको आपको देखना चाहिए। नायडू, नीतीश, चिराग, मोदी के साथियों को ओवैसी की वो धमकी जो वक्फ बिल गिरा देगी क्या? मोदी रिटायर होने वाले हैं क्या? संघ मुख्यालय से लौटे पीएम मोदी पर किसने गजब दावा ठोक दिया? इसके अलावा पाकिस्तान में मोदी डोवाल का गजब खौफ है। हाफिज सईद के एक और करीबी की मौत का वीडियो सामने आ गया। ईद के मौके पर पाकिस्तान में बड़ा बवाल, अब टुकड़े टुकड़े होना तय हो गया है क्या? टॉयलेट का पानी, गंदगी वाली फिलिंग, मोमोज फैक्ट्री का वो स्टिंग ऑपरेशन जो आपके होश उड़ा देगा। ये चैप्टर तो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अगर आप मोमो खाते हैं, मोमो खाने के शौकीन हो तो ये चैप्टर मिस मत करना, वरना उल्टियां करते फिरोगे। और 4 करोड़ की कार से 2 मजदूरों को रौंदने वाले के साथ 24 घंटे के अंदर वो हुआ कि सब शॉक्ड रह गए। महंगी कार से आम आदमी को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने वाले रईस जादों की क्लास लगेगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मेरठ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम इतना वायरल हो गया है कि यूपी के गोंडा में एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में भरने की धमकी दी है। पति धर्मेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी माया मौर्य पर आरोप लगाया है कि दोनों के बीच लड़ाई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें माया धर्मेंद्र को वाइपर से पीटती हुई दिख रही। माया ने भी धर्मेंद्र पर किसी और से प्रेम संबंध रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान वायरल हुई मोनालिसा को फिल्मों का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। सनोज पर आरोप है कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उन्होंने एक लड़की का रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो लीक करने की धमकी देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सनोज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर में हुए दंगों की जांच में एक नया एंगल आया है। इस मामले में मास्टरमाइंड फहीम खान के सैयद असीम अली के साथ कनेक्शन का पता चला है। सैयद असीम अली 2019 में लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी है। नागपुर पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि सैयद असीम का इन दंगों में क्या रोल था और क्या वो इसमें शामिल था। फिलहाल नागपुर दंगों के बाद से सैयद असीम फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हैं। अमेरिकी संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि उनके पास तरीके हैं जिससे वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने उन तरीकों के बारे में तो नहीं बताया। ट्रंप ने कहा कि लोग भी चाहते हैं कि वो तीसरे टर्म के लिए आए। ट्रंप ने कहा कि वो अब तक के किसी भी रिपब्लिकन राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रिय हैं। अगले 3 महीने प्रचंड गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 महीनों में भयंकर हीट वेव चलेंगी। अप्रैल से जून तक ज्यादातर राज्यों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में तो 2 अप्रैल के बाद से तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। अप्रैल में ही हीट वेव का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। उधर मोदी शाह की वक्फ पर गजब तैयारी पूरी। इधर ईद पर कहां कहां बवाल मच गया। कहीं छत से पत्थरबाजी, कहीं घर में ही ठोक देने की धमकी। ईद पर किसके इशारे पर गदर मचा। नायडू, नीतीश, चिराग, मोदी के साथियों को ओवैसी की वो धमकी जो वक्फ बिल गिरा देगी क्या? और मोदी रिटायर होने वाले हैं क्या? संघ मुख्यालय से लौटे पीएम मोदी पर किसने गजब दावा ठोका और उसकी सच्चाई क्या है? सबसे पहले इसका जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो सीना ठोक कर करते हैं। किसी के प्रेशर में आते नहीं है, फिर चाहे वो कितना ही हल्ला हंगामा मचता रहे, चाहे कितना ही बवाल मचा रहे। कोई प्रधानमंत्री आरएसएस दफ्तर तो नहीं गया था आज तक, लेकिन जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के दफ्तर गए तो यहां इंडी वालों ने माहौल बना दिया कि मोदी तो रिटायर होने वाले हैं और आरएसएस से रिटायरमेंट की डील करने वहां गए थे। इसी तरह से वक्फ बिल को लेकर पीएम मोदी पर खूब प्रेशर बनाया जा रहा है। कई दिनों से खूब बवाल कटा हुआ है। मुस्लिम वोटों के ठेकेदार छाती पीट रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है तो कोई चैलेंज कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वक्फ बिल पर पूरी तैयारी कर ली और यह तैयारी इस तरह की है कि इसी सत्र में अगले कुछ दिन में
वक्फ संशोधन बिल संसद में आ जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत पर कहा था कि बिल इसी संसद सत्र में आएगा। मौजूदा संसद सत्र 4 अप्रैल तक चलना है, यानी अगले 4 दिन में बिल संसद में आ जाएगा। सूत्र तो बता रहे हैं कि 2 अप्रैल को ही बिल संसद में पेश हो सकता है। लेकिन इधर वक्फ बिल पेश होने का स्टेज सेट हो रहा है, मोदी शाह की पूरी तैयारी हो रही है। उधर ईद पर जगह जगह बवाल मच गया, क्योंकि ईद के त्योहार में भी वक्फ बिल का सियासी एजेंडा चला दिया गया। लोगों को भड़काया गया कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने जाओ। कई जगहों पर भयंकर बवाल हुआ, ईंट पत्थर चल गए, कहीं हंगामा हुआ, कहीं हुड़दंग हुई। वक्फ बिल की तैयारी के बीच ईद पर किस तरह से आज पूरा दिन हंगामा चला, उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर इस पर हो रही पूरी सियासत आपको दिखाऊंगा। वैसी साहब तो पढ़ा लिखा है, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नजर में आ रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? सरकार की नीयत वक्फ जमीन पर कब्जा करने की है। इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखें। हम अपने लोगों के हक को छीनने नहीं देने के हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी मुखालफत में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है। ये अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनके गाढ़े कमाई की ये वक्फ की जमीनें हैं। अगर आपके पूर्वज इतने गाड़ी कमाई करके इतने, मतलब देश में सबसे ज्यादा जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ है, इतनी जमीन वक्फ कर गए, तो मुसलमान आज भी गरीब कैसे? जिनके पूर्वज इतने अमीर थे कि इतनी जमीन है, तो भाई मौजूदा हालात में इतनी गरीबी कहां से आ रही है फिर? और जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन हड़प लेंगे, यानी आपको लगता है कि अगर मामला जैसे इस वक्फ संशोधन बिल में कि भाई मामला अगर कोर्ट तक जाना है तो जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो अगर कोर्ट तक जाएगा इसका मतलब आपकी जमीन चली जाएगी, यानी आपका दावा कमजोर है। आपको यही डर सता रहा है। फिर जो लोग वक्फ के नाम पर छाती पीट रहे हैं वो कम से कम ईद का त्योहार तो छोड़ देते। लोग ये भी कह रहे हैं इसमें तो अपना सियासी एजेंडा न चलाते। ईद थी भाई, कम से कम इसमें तो खुशी से रह लेते। लेकिन इन लोगों ने तो ईद के त्योहार को भी मौका बना लिया। ईद के दिन लाखों करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था अपना भड़काऊ एजेंडा सेट करने के लिए? वक्फ संशोधन बिल अभी तक संसद में आया भी नहीं है, लेकिन माहौल वही पुराना सीए एनआरसी वाला बनाया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमानों से मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहें छीन ली जाएंगी। ऐसे बयान देकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ईद के दिन कुछ ना, मुसलमानों से कहा गया कि वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी पहनकर ईद की नमाज पढ़ें। भड़काऊ बयानों के बीच ही देश भर में ईद के दिन कई झड़प और हंगामे की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद यह चर्चा हो रही है कि मुस्लिम नेताओं के लगातार उकसाने की वजह से यह हंगामा हुआ है। बॉस, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश का असर यह हुआ कि ईद पर कहीं पत्थर चले, कहीं पुलिस से नमाजी भिड़ गए, कहीं लाठी डंडे चल गए, कहीं पुलिस के साथ जबरदस्त बहसा बहसी हो गई। आपको आज हंगामे की एक एक तस्वीर दिखाता हूं कि ईद के दिन देखिए, सोचिए क्या हो रहा है। और शुरुआत तो कल से ही हो गई थी भाई, आज तो नेक्स्ट लेवल का हंगामा हुआ। बिहार के दरभंगा में तो कलश यात्रा से लौट रहे लोगों पर पथराव हो गया। आप तस्वीरें देखिए, छत पर खड़े होकर किस तरह से लोगों पर पथराव किया जा रहा है। यह एक पैटर्न बनता जा रहा है। फिर कुछ नेता सामने आकर कह देंगे किसी ने पथराव ही नहीं किया, सेंटीमेंट भड़क गया। अरे भाई, कलश यात्रा से लोग लौट रहे, काहे का सेंटीमेंट भड़क गया? दरभंगा की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, और उससे भी ज्यादा आप हैरान ये सुनकर रह जाएंगे कि पथराव की वजह क्या निकली है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के लोगों ने उनके मुर्गों को डंडों से मारा। मुर्गा भाई, मुर्गा, आप सही सुन रहे हैं। उनका कहना है कि मुर्गों को डंडों से किसी ने मार दिया। इसके बाद यह हंगामा हो गया। मुर्गों को छेड़ा तो हाड़ मांस के इंसान पे पत्थर बरसने लगे। भाई, कलश यात्रा पर ही पथराव कर दिया किसी ने। दरभंगा में हुए पथराव की घटना में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, इतनी सी बात पर इतना भयंकर पथराव हो गया कि मेरा मुर्गा कैसे छू दिए। तो 45 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा है। और वही पैटर्न कि घर से पत्थर चल रहा है। देश के कई राज्यों में इसी तरह से ईद के दिन हंगामे की तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद में भी ईद की नमाज के बाद भयंकर हंगामा हुआ। नमाजियों का आरोप था कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाने से रोका जा रहा है।
इसी मुद्दे पर नमाजियों और पुलिस के बीच काफी देर तक बहसाबहसी चलती रही। इस दौरान नमाजियों की भीड़ में ऐसे धार्मिक नारे लगने शुरू हो गए जैसे मतलब कोई जंग का माहौल बन रहा हो, जैसे कोई शक्ति प्रदर्शन करना हो। पुलिस शांति की अपील भी कर रही थी, तब भी हंगामा काट दिया गया। नमाजियों के हंगामे में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा शामिल हो गई। रुचि वीरा भी काफी देर तक पुलिस से बहस करती रही, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। पुलिस लगातार भीड़ को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लोगों को शांति से जाने के लिए कह रही, लेकिन कैसे हंगामा बढ़ता चला गया, एक बार तस्वीर देखिए वहां क्या हुआ। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में पुलिस से बहस की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तुष्टीकरण वाली राजनीति अब खुलकर कर रही। मुगलों का बचाव करने से लेकर राणा सांगा को गद्दार कहने तक अखिलेश की पार्टी के नेता लगातार विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हिंदू नेता तो नमाज तक पढ़ रहे हैं, और आज अखिलेश ने आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उन्हें ईदगाह जाने से रोक दिया। अखिलेश ने कहा यह तानाशाही है, सरकार दबाव बना रही, दूसरे धर्मों के त्योहार में कोई शामिल ना हो। सुनिए अखिलेश यादव। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने का आदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया था और लोगों ने काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ी भी। यह बात समझ में आती है कि वक्फ के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई, लेकिन ईद की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के झंडों का क्या मतलब था? फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लहराए गए, फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। यूपी के मेरठ में फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में पोस्टर नमाजियों ने दिखाया। पोस्टर में लिखा था कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, यानी फिलिस्तीन की आजादी के लिए जंग जारी रहेगी। अरे बॉस, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है वो फिलिस्तीन और इजराइल देखेंगे। भारत सरकार को जो करना होगा वो कर रही है, लेकिन इस तरह के पोस्टर भारत में लहराने का मकसद क्या है? इसी तरह से सहारनपुर में नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान धार्मिक नारे लग रहे थे, जैसे यही लोग जाकर फिलिस्तीन समस्या का समाधान कर दें। गजब ही हो रखा। क्या क्या हो रहा है वक्फ बिल पर लोगों को उकसाने के लिए। आप देखिए कि मतलब ये कनेक्शन दिखा रहे हैं कि देखो हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को तो एक साथ आना चाहिए ना वक्फ के नाम पर। लॉजिक क्या है, नहीं है। चलिए एक चीज तो अच्छी है कि कम से कम काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आप लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। चलिए ये आपका अधिकार है, आप सही हो गलत हो वो अलग बहस का विषय है, लेकिन ये काम तो ठीक कर रहे हैं कि कम से कम पत्थर चला के विरोध तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें फिलिस्तीन ले आए। कुछ इसी तरह की तस्वीरें भोपाल में भी दिखी। भोपाल में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लहराए। फिलिस्तीन और गाजा में जो हो रहा है उसे भारत के मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की। वक्फ बिल के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है उसके पीछे की राजनीति भी आपको बताता हूं। वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव किए गए उसके बाद मजहब के नाम पर चलने वाली ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, वोट बैंक के बहाने दबाव वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। वक्फ संपत्ति पर कुछ लोगों के अवैध कब्जों की पोल खुलेगी। वक्फ की संपत्ति से होने वाली निजी कमाई बंद हो जाएगी। बेतहाशा और बेलगाम एक तरफा अधिकार खत्म हो जाएंगे। अभी वक्फ की संपत्तियों पर कुछ लोगों का कब्जा है, जिससे गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। वक्फ संशोधन बिल के बाद गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है, फिर ईद पर हंगामे की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं आपको। चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं, और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता यदि ये काली पट्टी उस समय बनती जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। लेकिन वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में ओवैसी की पार्टी और उनके नेता सबसे आगे। यूपी में सरकार ने सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने का निर्देश जारी किया था। इस पर भी जमकर पॉलिटिक्स हुई।
ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता हैं वारिस पठान। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ी और इसका वीडियो भी जारी किया। सबसे बड़ी बात यह कि वारिस पठान ने कल ही कह दिया था कि वो जहां मर्जी वहां नमाज पढ़ेंगे, जिसको जो करना है कर ले। सुनिए वारिस पठान ने क्या कहा। देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली, मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किसमें ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। वारिस पठान जैसे नेता जब इस तरह की बात करते हैं, आम लोगों को भी लगता है कि हम भी ऐसे ही करेंगे, कौन क्या ही कर लेगा। और यही बात हम कब से कह रहे हैं कि जो भी मुसलमानों को भड़काते हैं वो उनके सगे तो है नहीं, वो तो भड़का के उकसा के निकल लेंगे, और जो सामान्य मुसलमान है वो फंस जाए। आप मुंबई के मलाड की ही घटना देखें। मलाड में दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो लोग कलश यात्रा में शामिल होने के लिए ऑटो से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 3-4 लोगों ने मस्जिद के बाहर कुछ धार्मिक नारे लगाए, जिसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने मलाड में अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज किया। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो हरियाणा के नूह से आई। नूह में आज दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। ईद की नमाज के बाद हुए हंगामे का यह वीडियो है। जैसे लग रहा है कोई जंग चल रही है। इस हंगामे को खत्म करने के लिए कई जिलों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप तस्वीर देखिए भाई, ईद की नमाज के बाद वहां लाठी डंडे चल गए, ऐसी तनातनी हो गई। ईद के दिन को वक्फ प्रोटेस्ट का ट्रायल बनाकर छोड़ दिया गया। शायद यह देखने की कोशिश की गई कि कितने लोग सड़क पर आ सकते हैं। यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा बिहार के अलावा राजस्थान में भी नमाज के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद ट्रक स्टैंड के पास चौराहे पर जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस और नमाजियों के बीच बहस हुई। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने जुलूस निकालने की अनुमति मांगी और इसी को लेकर हंगामा हुआ। इसी तरह से यूपी के हापुड़ में भी नमाजियों ने हंगामा काटा। हापुड़ में भारी भीड़ की वजह से ईदगाह पूरी तरह से भर गया। पुलिस को ऐलान करना पड़ा कि ईदगाह नमाजियों से फुल हो चुका है, इसलिए अब वो नमाज पढ़ने के लिए बड़े मदरसे चले जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने के बाद भी जबरदस्ती ईदगाह में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और नमाजियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। यानी इकोसिस्टम का फंडा क्लियर है। वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को इतना भड़काओ कि वो सड़क पर आकर हंगामा करना शुरू करें, और इसी बहाने मोदी सरकार को घेरने का मौका मिला। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि भाई अगर ईद की नमाज एक दिन सड़क पर पढ़ ली जाएगी तो सड़क घिस नहीं जाएगी, और अगर आप बैन कर रहे हैं तो फिर पूरे देश में बैन कीजिए। यहां नहीं होगी, वहां नहीं होगी, ये कीजिएगा तो फिर टारगेटिंग होगी। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी इस इकोसिस्टम के निशाने पर है। कोई भी मौका हो, सीधा हमला पीएम मोदी और सीएम योगी पर होता है, और जब इस तरह से सेलेक्टिव आप बैन कीजिएगा तो फिर उनको भड़काने का मौका भी मिलता है। योगी सरकार ने सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने की बात कही तो मुस्लिम विरोध कहा गया। अब सीएम योगी ने एक और फैसला लिया, जिसके बाद एजेंडाधारियों का भड़कना तय है। दरअसल नवरात्र में मीट की बिक्री को लेकर सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों पर के आसपास मीट बैन पर रोक लगा दी मीट बैन कर दी गई है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मीट बिक्री पर रोक रहेगी। अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। 6 अप्रैल को रामनवमी पर मीट की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। आदेश नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नवरात्र के त्योहार के लिए सीएम योगी ने यह फैसला लिया और इस पर अभी से पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि कभी सड़क पर नमाज रोकते हैं, कभी मीट की दुकानों को बंद करते हैं। क्या मीट की दुकानों को होने वाला नुकसान जो होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी क्या? मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। हम समझते कि हमारे भाइयों का त्यौहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे त्यौहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूँ लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे? अब उनको ये सारी की सारी चीजें ए से लेकर जेड तक ये पूरी कोशिश की जा रही है कि रोजाना कोई न कोई रिसर्च की जाए और मुसलमानों के खिलाफ कोई वावला खड़ा किया जाए। हालांकि मीट बैन की पॉलिटिक्स यूपी से दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में भी कई बीजेपी विधायक मीट की बिक्री बंद करने की मांग कर नवरात्र तक मीट की दुकानें बंद की जाए, मीट की बिक्री पर रोक लगाई जाए कहा जा रहा है। इसकी डिमांड बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और रविंद्र नेगी कर रहे हैं। और अब तो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की भी डिमांड की जा रही है, जिससे पता चल सके कि किस दुकान से सामान खरीदा जा रहा है।
बीजेपी की इस डिमांड पर दिल्ली की जनता ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। अगर मैं किसी दुकान से लेने जा रहा हूँ और पीछे सच में अगर नॉनवेज बन रहा है और ऊपर से वही शेफ या वही जो खानसामा है वही बना रहा है उसको, वो बस नाम के लिए अपने हाथ या बर्तन धो के चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को पसंद नहीं आएगा जब मुझे पता चलेगा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नेम प्लेट से कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है अगर नेम प्लेट लगाने की जरूरत पड़े तो ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नाम लगाने का बात है वो सही है? बिल्कुल सही है, अपना तो आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है ना। ऐसा हुआ था कावड़ के दौरान तो सही था लॉजिकली। अब मीट की दुकानों को बैन करने को लेकर भी अलग अलग तर्क चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह कही जा रही है कि भाई अगर भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की, तो फिर जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है सब जगह बैन कर दो। एक योगी करेंगे, एक फलाने दिल्ली में डिमांड होगी, बिहार में कहा जाएगा कि हम सोच रहे हैं, बाकी जगह क्या। अगर ये सेंटिमेंट हर्ट होने वाली बात है तो फिर सब जगह बराबरी से कीजिए। और दूसरी बात कि जो लोग नवरात्रे रख रहे हैं, भाई ये आपके भी तो अपने कंट्रोल का विषय है। मान लीजिए मेरे घर में नवरात्र मनता है, मैं इस दौरान मीट नहीं खाऊंगा, लेकिन कोई नहीं खाएगा, ये कोई कैसे कह सकता है? सारे लोग हिंदू नहीं हैं, दूसरे धर्म भी है, खाली मुसलमान की बात नहीं है, सिख ईसाई बहुत सारे लोग हैं जिनके खान पान से जुड़ा हुआ मामला है। आप नवरात्र रख रहे हैं तो आपका अपने ऊपर संयम होना चाहिए ना। लेकिन मीट बैन के विवाद के बीच सबसे ज्यादा हलचल वक्फ बिल को लेकर मची हुई है, क्योंकि अगले कुछ दिन में वक्फ बिल आने वाला है। वक्फ बिल आने की बात सुनकर ही मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वाली पार्टियां और नेता तड़प रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के नेता अबू आजमी ईद के जश्न को भी वक्फ बिल के विरोध की पिच के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जरा। जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। ये वक्फ की जमीन सरकार की दी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है अब उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और मस्जिदों को अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी जा रही है। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल में संशोधन हो गया तो हमारी मस्जिदों को सरकार ले लेगी, अरे बॉस, इस देश में मंदिर तोड़कर जिन पर मस्जिदें खड़ी की गई वो तो कोई ले नहीं पा रहा। उसके लिए तो सालों साल कानूनी लड़ाई चल रही है। राम लला को राम मंदिर तक पहुंचाने के लिए 500 साल की लड़ाई चली, कानूनी लड़ाई चली, अब जाकर वो मंदिर बना, जिसके साक्षात सबूत हैं कि भाई वहां पर पहले मंदिर था। उस ज्ञानवापी को हासिल करने के लिए तो कानूनी लड़ाई चल रही है, वो 2 मिनट में नहीं हो पा रहा। और आप कह रहे हैं कि वक्फ बिल में जरा सा संशोधन हो गया तो सारी मस्जिदें छीन लेंगे, सारे जमीन छीन लेंगे। कैसे छीना जाएगा बॉस? ये तो मुसलमानों को पूछना चाहिए भाई। अरे वो नहीं छीन पा रहे ये लोग, कैसे ये छीन लेंगे, जरा बताना। वक्फ संशोधन बिल पर कोई कितना ही हंगामा कर ले, कितना ही बवाल काट ले, लेकिन मोदी सरकार ने फंडा क्लियर किया रखा है कि ना तो वक्फ पर पीछे हटना है ना टालना है। टाइम्स नाउ न भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में आएगा। सुनिए अमित शाह को। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे बड़ा डर यह दिखाया जा रहा है कि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की मस्जिदें छीन लेगी, उनके कब्रिस्तान छीन लेगी। ये ठीक वैसी ही बातें हैं जैसे सीए के वक्त कहा गया था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन सीए कानून लागू होने के 1 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मोदी विरोध में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। खुद ओवैसी जैसे पढ़े लिखे नेता यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ओवैसी के इस आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि उनको भी सोचना पड़ेगा। एक बार सुनिए अमित शाह का जवाब, फिर बताऊंगा कि वक्फ बिल पर झूठ फैलाने वालों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके।
देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल आगे की तारीख से लागू, यानी बिल जब कानून बनेगा तब से ही उसके प्रावधान लागू। इसलिए कह देना कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी यह गलत होगा। वक्फ बिल के खिलाफ ऐसे ही कई झूठ फैलाकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार ने भी चेतावनी दी है कि जो लोग वक्फ बिल पर झूठ फैला रहे हैं, मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं, देश की शांति को खतरे में डाल रहे हैं, उन पर एक्शन हो सकता है। आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन बिल पर कुछ जरूरी बातें क्लियर कर दी। पहली बात कि वक्फ बिल पर जो लोग जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, उकसा रहे हैं, उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, बिल फिर से संसद में पेश होगा, विपक्ष अपनी बात रख सकता है, हर प्रावधान पर चर्चा को तैयार है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाएगा, तर्क के साथ विरोध कीजिए, जो गैर संवैधानिक है वो बताइए। तीसरी बात, किरण रिजिजू ने बताया कि इतनी गहन चर्चा इतिहास में किसी बिल पर हुई नहीं। 97 लाख से ज्यादा तो सुझाव मिले। चौथी बात, आम मुसलमान वक्फ बिल के विरोध में नहीं है। जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ उन्हें ही बिल से दिक्कत हो रही है। लेकिन आप यह भी देखते जाइए कि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों की भी कमी नहीं है जो इस बिल पर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। जैसे केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। काउंसिल ने केरल के सभी सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील की। इसके अलावा कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की अपील की। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यह भी मानता है कि मौजूदा वक्फ कानून के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं। यह भी जान लीजिए कि केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने किस आधार पर वक्फ बिल का समर्थन किया। दरअसल दोनों ही संस्थाओं ने अपने समर्थन पत्र में केरल के 600 परिवारों का जिक्र किया है। यह कहानी क्या है वो भी आपको बताता हूं। केरल के एर्नाकुलम में मुनम्बम नाम का एक गांव है। गांव में 610 परिवार रहते हैं, जिसमें से 510 ईसाई परिवार है, 100 हिंदू परिवार है। गांव के लोग मुनम्बम प्रॉपर्टी के नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि उनकी जमीन पर वक्फ ने अवैध तरीके से अपना दावा पेश कर दिया है। इसी वजह से 2 साल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुनम्बम में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गांव वाले लगातार केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल संसद में पास हो जाए, इसके लिए मुनम्बम के लोग चर्चों में प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा वक्फ एक्ट के चलते बोर्ड के दावे को चुनौती नहीं दे पा रहे। नया बिल लागू होने पर वक्फ उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे हैं जो वक्फ में रिफॉर्म को सही मान रहे हैं। दरगाह के प्रमुख सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने साफ कहा कि यह शरीयत में दखल से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। सुनिए एक बार। जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखला नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार की तैयारी पूरी है, इसलिए मोदी सरकार ताल ठोक कर कह रही है कि संसद में जितनी बहस करनी है कर लो, हम देंगे जवाब। लेकिन विपक्ष जानता है कि जब बहस की बात आएगी तो वक्फ बिल पर उनकी आपत्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। शायद इसलिए इंडी गठबंधन अब पीएम मोदी के खिलाफ अलग अलग कहानियां बना रहा है। नागपुर में पीएम मोदी आरएसएस के दफ्तर गए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने दावा ठोक दिया कि पीएम मोदी तो रिटायर होने वाले हैं और संघ को अपनी रिटायरमेंट की जानकारी देने नागपुर गए थे। जरा संजय राउत को सुनिए, फिर आपको सच बताता हूं। सितंबर में रिटायरमेंट का
एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं मोदी जी जा रहे हैं। अरे बॉस, मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कब आ रहे हैं पहले इसकी स्थिति देखिए ना बॉस। पार्टी आपकी चली गई, नेता आपके पार्टी खड़ी नहीं कर पा रहे। उद्धव ठाकरे किस दिशा में जा रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक क्या चाह रही है इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। आरएसएस क्या चाह रहा है, मोदी जी क्या चाह रहे हैं, इनको सब समझ में आता है। संजय राउत के इस अजीब थ्योरी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी आगे भी प्रधानमंत्री रहने वाले। कुछ दिन पहले अमित शाह ने खुद ही कहा था कि अभी तो 15-20 साल वही सत्ता में रहेंगे, विपक्ष का नंबर आने वाला भी नहीं। लेकिन ये लोग यही कहानियां सुना के जिंदा हैं। क्या कर सकते हैं भाई, अभी कहीं संसद में कुछ काम तो है नहीं, विधानसभा में ऐसी स्थिति है नहीं, तो भाई कुछ तो मन लगाने के लिए करना है। तो कहानी सुनाओ, मोदी रिटायर हो रहा है। जो लोग मोमो खाने के शौकीन हैं उन्हें कुछ दिन पहले शौक लगा होगा जब एक मोमोज फैक्ट्री पर छापा पड़ा था और वहां पर कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला था। यह खबर तो आई गई हो गई, लेकिन जिस तरह से मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री में कुत्ते का सिर मिला, उसके बाद हमने अपनी अलग से पड़ताल की और मोमोज फैक्ट्री का ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जो आपके होश उड़ा देगा। जो मोमोज आप टेस्ट लेके बड़ा मजे से खाते ना, अरे यार चला जाए, मौसम बन रहा है मोमोज खाते हैं, उसकी हैरान कर देने वाली सच्चाई का जब आपको पता चलेगा तो आप मोमोज खाने से हाय तौबा कर ले। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद हो सकता है आप मोमोज खाना ही छोड़ दें। जैसे ये तस्वीर देखिए, टॉयलेट के पानी से हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें जो मोमो की फैक्ट्री थी वहां टॉयलेट के पानी से बॉस मोमो बन रहा था। ये देखिए, उधर संडास है, वहीं से पाइप लगा के पानी इधर खींच के और मोमोज बना रहे हैं बॉस। ये देखिए पाइप, उधर संडास, टॉयलेट के पानी से बना हुआ मोमो खा रहे हैं आप। कई जगहों पर हो सकता है। और मोमो का मसाला, ये जो आप हरा टब देख रहे हैं, बगल में डस्टबिन देख रहे हैं, प्लास्टिक के गंदे से टब में वो मसाला रखा हुआ है जिसको आप फिलिंग कहते हैं, जो मोमो के अंदर भरते हैं। वो उस गंदे से हरे टब में रखकर और उसको कचरे के पास रखा हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाइए, मोमो बनाने में साफ सफाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। और यहीं से मोमो बन के अलग जगह जाता है और आप कहते हैं कि भैया जरा 2 प्लेट लगाना। इतना ही नहीं, मोमो बनाने वालों ने स्टिंग ऑपरेशन में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको मोमो के नाम से घिन आ जाएगी। थोड़ी देर में आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाऊंगा, पहले उसका ट्रेलर देखिए। हमें क्वालिटी चाहिए बढ़िया। अरे लाल मिर्च डाल दिया तो कलर डाल दिया, तो मैं क्या थोड़ा नाम के लिए नहीं मिलाता, सिर्फ नाम के लिए। आप जब भी मोमोज खाने के लिए किसी ठेले या स्टॉल पर जाते हैं तो वहां मोमोज बेचने वाला बड़ी सफाई से चिमटे से एक एक मोमो उठा के प्लेट में देता है। देख के तो लगता है कि अरे बाप रे, कितना साफ सफाई से काम चल रहा है। कई जगह होता भी होगा साफ सफाई से, लेकिन कई जगहों पर इन मोमोज का असली सच जानने के लिए आपको दिल्ली में चल रही इनकी फैक्ट्री पर लेकर चलता हूं। हमारे रिपोर्टर दिल्ली के आनंद विहार और मजनू के टीला पहुंचे। आप देखिए कि यहां मोमोज बनाने के लिए टॉयलेट के पानी का इस्तेमाल हो रहा है। मोमोज तैयार करने के लिए सबसे पहले मैदे का आटा तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए टॉयलेट के अंदर से पानी की सप्लाई हो रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जिस टब में मोमोज के अंदर भरने वाली सब्जियां तैयार की गई हैं, उसे कूड़ेदान के पास रख दिया गया। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि इस कूड़ेदान में बची हुई सब्जियां और चिकन की गंदगी पड़ी हुई थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। अब ये मोमोज बनते कैसे हैं, इससे जुड़ा एक वीडियो देखिए।
ये भाई साहब एक टब में, वही हरा वाला टब जो वहां डस्टबिन के पास था, उसी टब में बिना कोई ग्लव्स पहने हुए, अरे भैया लगे पड़े हैं पीसने में हाथ से, मोमोज की फिलिंग बनाने में। इस कमरे में साफ सफाई के अलावा वेंटिलेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भयंकर गर्मी, हाथ में पसीना टपक रहा है, मोमो में नमक डालने की जरूरत ही नहीं, इतना पसीना चला जाए। इसलिए मोमोज बनाने वाले कारीगरों को पसीने से दिक्कत रहती। आप सोचिए कि जब मोमोज बनाने में टॉयलेट के पानी का ही इस्तेमाल कर लिए तो फिर पसीने का कौन सोच रहा है। यह सब देखने के बाद अगली बार मोमोज खाने से आपको खौफ हो जाएगा कि पता नहीं कैसा मोमोज बना हुआ है। इस फैक्ट्री में टॉयलेट के पानी से बने मोमोज को प्लास्टिक के ऊपर से, प्लास्टिक रखा, उसके बाद ऊपर से बिछा दिया, यानी मोमोज बनाने के हर स्टेज पर गंदगी की नई परत जमी हुई। कैसा प्लास्टिक है, कुछ नहीं, जमीन पे बिछा दिए भाई। मोमोज के गंदे खेल को जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की अंडर कवर रिपोर्टिंग टीम दिल्ली के एक मोमोज की फैक्ट्री में पहुंची। यहां हमारे रिपोर्टर ने कहा उन लोगों से कि भाई एक शादी में केटरिंग का काम मिला है, इसके लिए उन्हें हर तरह के मोमोज खरीदने हैं। इस दौरान यहां क्या हुआ, क्या बताया गया, सुनिए जरा। मोमोज चाहिए, मेरी बात करते हो, बोले दिल्ली में है वो। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला था इनसे बात कर, आपका नंबर मुझे उन्होंने दिया। अच्छा, अच्छा, तो हमें ना बेसिकली शादी के लिए चाहिए। हमारा जो केटरिंग का काम है, ठीक है, तो शादी ब्याह में हमारा बहुत सारा माल जाता है। देखो तो बोला उनको फोन पे ही बता दीजिए, आप कहाँ पर पहुंचा दीजिए। वो बोले नहीं, आप एक बार जाके वो साइज वगैरह देख लीजिए क्या है। क्या है साइज का? 1 2 3 4 पनीर और चिकन की साथ का 4। जब अंडर कवर रिपोर्टिंग टीम पहुंची तो वहां मोमोज की एक फैक्ट्री के मालिक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि वो कई दिन पुराने मोमोज आराम से बेच देता है, कोई बदबू नहीं आती। सुनिए, खुद बता रहा है। टेस्ट वेस्ट को तो कोई फर्क आएगा नहीं? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं आना, कोई पकड़ नहीं पाएगा ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब बदबू आएगा तभी पकड़ेगा, जब ठंडा रहेगा ना कोई बोले ही नहीं सकता आपको। मैं खुद ऐसा करता हूँ, बताओ, मैं दो दिन का माल, डीप का माल मैं खुद बेचता हूँ दुकान पर। और बताओ, कह रहा है और बताओ, कोई बदबू से पकड़ नहीं पाएगा, उसको ठंडा करके बेच देंगे। यानी डंके की चोट पे बता रहा है भाई कि सड़ा गला सब निकाल देंगे भाई, चिंता मत करो। तभी तो वो कुत्ते का सिर मिला था जहां पे पिछली बार चापा पड़ा था। मोमोज की लाल चटनी, बहुत लोग कहते हैं भैया जरा लाल चटनी डालना, बहुत लोग चटकारे से खाते हैं। वो चटनी कैसे बनती है ये देखेंगे तो उबकाई आ जाएगी। मजनू का टीला में मोमोज बनाने की फैक्ट्री का मालिक बता रहा है कि लहसुन टमाटर की चटनी के नाम पर कैसे पानी में लाल मिर्च और कलर मिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। ये जो आप देंगे मुझे, इसको चटनी साथ में देंगे या उसका अलग? साथ में, चटनी साथ है। चटनी में क्या कौन कौन से रहेंगे हमारे पास? चटनी तो ये तो आपकी लाल चटनी है ना? मोमोज के लिए लाल चटनी, आपको वाली चटनी बनेगी, आपको बस व्हाइट वाली लाल चटनी। कोई इसमें मिलावट कुछ नहीं होगा इस चटनी के अंदर, कलर दिख रहा है। हाँ, बहुत समय तो क्या करते हैं, खाली लाल मिर्ची डाल दिया तो कलर डाल दिया, हो गई कलर। इसमें क्या थोड़ा नाम के लिए मिलाकर, सिर्फ नाम के लिए। खुद ही बता भी रहा है कि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि लाल मिर्च और कलर डाल के बस बना दी चटनी। मोमोज के साथ लोग लाल चटनी के साथ साथ मेयोनीज भी खाते हैं, वो सफेद वाली चटनी जिसको कहते हैं। सोचते हैं कि मेयोनीज तो दूध से बनती है, लेकिन मोमोज बेचने वाले यहां भी आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको नकली मेयोनीज खिला रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत के खुफिया कैमरे पर इसका भी खुलासा हुआ, सुनिए जरा। और ये जैसे आप अभी जो मोमोज मुझे दोगे, उससे आप चटनी साथ में देंगे? चटनी का अलग? चटनी साथ में देंगे। चटनी कौन सा रहेगा हमारे? रेडी नहीं हुई है। अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है? इसका हमारे वो ये लहसुन अदरक है, मिर्च है, टमाटर है, लाल मिर्च है, और बाकी हमारे मसाले वगैरह होंगे। और ये क्या है? ये वो जैसे वो छोटे छोटे होलसेलर होते हैं ना, उनके लिए चटनी बनाते हैं। छोटे तो ये है क्या? ये पानी, ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लावर की चटनी बनाकर आपको मेयोनीज की चटनी बोल के खिला देते हैं। किस तरह खुलेआम मोमोज में मिलावट का खेल चल रहा है। कुछ तो खुद कर रहे हैं, कुछ दूसरों के बारे में बता रहे हैं। अपनी लाल चटनी अच्छी बता रहे हैं, दूसरा कैसे मिलावट करते हैं ये बता रहे हैं। खुद कैसे कॉर्नफ्लावर की चटनी मेयोनीज बोलकर खिला रहे हैं ये बता रहे हैं।
और लालच के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मोमोज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और यह डिश छोटी मोटी स्टॉल से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बिकती है। आज की तारीख में देश में मोमोज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मोमोज का बाजार 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। मोमोज के बाजार का ज्यादातर हिस्सा यानी करीब 97% मार्केट असंगठित लोगों के पास है। केवल स्विगी पर साल 2024 में 16,30,000 चिकन मोमोज के ऑर्डर हुए थे। अगर इसमें औसत 100 रुपए प्लेट का भी रेट मान लिया जाए तो यह रकम 16 करोड़ 30 लाख रुपए बैठती है। मोमोज खाने वालों की बढ़ती संख्या के अलावा इस मार्केट का दूसरा पहलू यह भी है कि यह कम लागत और ज्यादा मार्जिन का काम है। अक्टूबर 2024 में मोमोज इंडस्ट्री पर एक एक्सपेरिमेंट एक इन्फ्लुएंसर ने किया था। उसने मोमोज का स्टॉल लगाया, 2 तरह के मोमोज बेचे। इसमें एक स्टीम मोमो थे जो 60 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से बेचे गए। दूसरे तंदूरी मोमोज थे जिनकी कीमत 80 रुपए प्रति प्लेट थी। करीब 4 घंटे में 120 प्लेट स्टीम मोमोज और 70 प्लेट तंदूरी मोमोज बिक गए। इसमें कुल बिक्री 13,000 रुपए की हुई, जबकि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट 6 से 7,000 रुपए तक आई। यानी इसमें शुद्ध प्रॉफिट 6 से 7,000 रुपए प्रतिदिन आया, यानी 50% का सीधा प्रॉफिट मार्जिन। अगर महीने भर का प्रॉफिट देखें तो यह 1,80,000 रुपए से 2,10,000 रुपए तक पहुंच सकता है। और उसके बाद इतना घटिया तरीके से बनाएगा तो मार्जिन और बढ़ जाता है। यानी हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। जब गंदे गंदे मोमोज बेचकर इतना तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मोमोज की क्वालिटी की चिंता कौन करे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में हर जगह गंदगी से भरपूर मोमोज बिक रहे हैं। आपको मोहाली का वीडियो दिखाता हूं, कितनी गंदगी में मोमोज रखे हुए हैं। आप देखिए ना, बाल्टी में भर के, मतलब देख के ही उल्टी सी आने लगेगी। क्या आप स्थिति देखिए वहां, जिस तेल में इन मोमोज को फ्राई किया जाता है वो तेल भी कितना गंदा है, वो वीडियो में दिख रहा है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, एकदम गंदा तेल, ये देखिए, और बर्तन देखिए। चटनी की हालत देखेंगे तो और आपको चक्कर आ जाएगा। ये देखिए, स्प्रिंग रोल्स को पलंग के नीचे रखा गया है, जरा वो भी दिखाइए। ये देखिए, स्प्रिंग रोल्स पलंग के नीचे, हर तरफ गंदगी गंदगी दिख रही है और उसी गंदगी में मोमोज और स्प्रिंग रोल्स बनाकर रख दिए गए। अब इन मोमोज में भरी जाने वाली पत्ता गोभी की हालत आपको दिखाता हूं। मोमोज बनाने वाला शख्स सड़ी हुई पत्ता गोभी हाथ में पकड़कर दिखा भी रहा था और बता रहा था कि यही पत्ता गोभी मोमोज में भरी जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सड़ी गली पत्ता गोभी जो है ये मोमोज में भरी जाती है। आप कहते हैं कि यार मजा आ गया मोमो खा के। ये है मोमोज की हकीकत, जिन्हें आप जायकेदार समझकर खाते हैं। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर दिल्ली में गंदगी से भरे मोमोज की एक और फैक्ट्री पर गए। वहां गंदगी के बीच बनते मोमोज बनाने वाले से पूछा कि चिकन मोमोज के लिए चिकन कहां से लाते हो, चिकन की क्वालिटी क्या रहती है। सुनिए क्या बताया गया। तो थोड़ा सफाई थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। हम खुद भी सफाई मेंटेन करते हैं, तो थोड़ा वैसे मैदा लग रहा है इधर, साफ सफाई ठीक है ना वो क्वालिटी। और चिकन मोमोज आप देंगे, ये चिकन फिर कहाँ से लाएंगे आप? ये चिकन कहाँ से लाएंगे? इससे हमारा शुरू से आता है ना, 2009 से मुमदन है, वो भी उसी से आता है हमारा। तो ये क्या गाजीपुर वाला चिकन देता है, कौन सा देता है? हाँ, ये नहीं पता, गाजीपुर वाला होता है, कौन सा होता है। एक तो स्किन देते हैं चिकन का, बोलने से आता है हमारा। ऐसा नहीं है कि हर जगह सारे मोमोज जो बिक रहे हैं वो गंदगी में ही बिक रहे हो, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसा लगता है इन स्टिंग ऑपरेशन को देखकर कि इसी तरीके से गंदगी में मोमोज बन रहे हैं और बिक रहे हैं। आप भी सचेत होइए और सरकार को भी देखना चाहिए कि इस तरह से अगर मोमोज बिक रहे हैं तो उस पर कैसे लगाम लगानी। लेकिन लगाम तो कई चीजों पर लगनी। पाठशाला में बगली क्लास, 4 करोड़ की कार से 2 मजदूरों को रौंदने वाले के साथ 24 घंटे के अंदर वो हुआ कि सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। महंगी कार से आम आदमी को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देने वाले रईस जादों की अब क्लास लगेगी। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में नोएडा की एक महंगी लैम्बोर्गिनी कार की बड़ी चर्चा हो रही है। पहली चर्चा तो इसकी रफ्तार की, जिसने कल 2 गरीब मजदूरों को कुचलकर अस्पताल पहुंचा दिया, और दूसरी चर्चा इस बात की कि इस कार में सवार आरोपी को 24 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गई। यानी जिसने इस रफ्तार का कहर देखा वो तो अस्पताल में दुख और भयानक दर्द को झेल रहा है, और जिस आरोपी ने बड़ी लापरवाही से रफ्तार का आनंद लेते हुए 2 लोगों पर कार चढ़ा दी, वो कानून की गिरफ्त से निकलकर अपने घर पर बैठा हुआ है। इस घटना को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सड़कों पर इंसान की जान कितनी सस्ती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कार बहुत महंगी और शानदार हो तो जमानत मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। लोग ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस लैम्बोर्गिनी कार से मचे कहर की कुछ झलक दिखाता हूं।
इसके बाद इसमें शामिल आरोपी के बारे में बताऊंगा और कैसे ये एक पैटर्न बनता जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। मर गए तो क्या पुलिस को बुलाओ। जान से किसी को थोड़ी खेलिएगा। लंबोर्गिनी कार की हालत को देखकर कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक्सीडेंट के समय ये किस रफ्तार से दौड़ रही है। एक्सीडेंट के बाद कार के राइट साइड का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। ड्राइवर साइड का गेट अंदर की तरफ धंस गया। हालत यह हो गई कि कार चलाने वाले आरोपी को दूसरी तरफ से उतरकर बाहर आना पड़ा। यह घटना कल शाम को नोएडा के सेक्टर 94 की है। इस लंबोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक यह कार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसकी तेज स्पीड के सामने मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद इस कार का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क के किनारे फुटपाथ से टकराते हुए यह कार रुक गई। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। आगे बढ़ने से पहले आपको हादसे का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इतना भयानक एक्सीडेंट करने के बाद आरोपी एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहा है। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए? स्टंट ज्यादा सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ नहीं। भैया पुलिस को बुलाओ। भाग नहीं पाए। अरे रेस मारती गाड़ी। रेस तुम कितना है? अरे यहाँ पर रेस लेटर देते हुए आ रहे हो। हल्का सा दिए हो। हॉस्पिटल ले जाओ। गाड़ी का ड्राइवर किसी तनाव में भी नहीं दिख रहा है जब उसको कहा जा रहा है कि लोग मर गए। जिस समय इस लंबोर्गिनी कार से एक्सीडेंट हुआ उस समय इस कार को दीपक नाम का शख्स चला रहा था। सबसे हैरानी की बात यह कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी कार में सवार आरोपी दीपक पूछ रहा है कि कोई मर गया क्या। इसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कार के टकराने के बाद आसपास के लोगों ने इस कार को घेर लिया जिससे आरोपी को भागने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आसपास के दूसरे मजदूरों ने पुलिस को फोन किया और दीपक को गिरफ्तार करवा दिया। दीपक की इस गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा कि अब घायल मजदूरों को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आरोपी दीपक इस हादसे के 24 घंटे के अंदर जमानत पर बाहर आ गया। आज सुबह नोएडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दीपक को बेल दे दी। इन तस्वीरों को देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि कानून के सामने कार भारी पड़ गई। लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस दीपक ने अपनी लापरवाही से 2 गरीब मजदूरों की टांग तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, वो अब अस्पताल में भयानक दर्द और तकलीफ झेल रहे हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये मजदूर भविष्य में अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े भी हो पाएंगे या नहीं। पुलिस की जांच के मुताबिक यह कार दीपक की नहीं है। वो सिर्फ एक कार ब्रोकर है जो इस लंबोर्गिनी कार को बिकवाने के लिए टेस्ट ड्राइव ले रहा था। लेकिन यह पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले गुजरात में एक वाकया हुआ था जहां पर कुछ लोगों पर एक गाड़ी चढ़ गई थी और वहां पर भी एक भाई साहब इसी रौले में थे कि क्या हो गया नहीं हो गया, वन मोर राइड कर रहे थे। ये आपको वो तस्वीर दिखा रहा था। तो खैर कार महंगी हो सकती है लेकिन किसी की जिंदगी से ज्यादा महंगी नहीं हो सकती।